मैं आज दिनांक 21 मई 2020 को डॉक्टर मनु जी राय, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, TS कॉलेज हिसुआ, नवादा, स्नातक तृतीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को काव्य के भेद के बारे में सविस्तृत बताने जा रहा हूँ। काव्य के भेद विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तक में अंकित हैं, वे पठनीय हैं। इसलिए काव्य के भेदों का सांगोपांग विवेचन और उनका अध्ययन अपेक्षित है। मुख्य रूप से जैसा आचार्यों ने कहा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। नीरस को किसी आचार्य ने काव्य की संज्ञा नहीं दी है। तो काव्य के विभाजन के कई आधार हो सकते हैं। प्रमुख आधारों में दो आधार हैं और उसमें है श्रव्य और दृश्य। यानी काव्य के मुख्य रूप से दो भेद हुए। पहला, जिसे सुना जा सके, दूसरा जिसे देखा जा सके। तो श्रव्य काव्य के अंतर्गत मुख्य रूप से दो आते हैं। उसमें एक प्रबंध है, दूसरा मुक्तक। प्रबंध उसे कहा जाता है जिसमें कथा का बंधन आद्योपांत चलता रहे। मुक्तक वह है जिसमें कथा का बंधन नहीं हो। यानी श्रव्य काव्य के मुख्य रूप से दो भेद हुए, एक प्रबंध और दूसरा मुक्तक। प्रबंध में बंध का अर्थ होता है बंधन, तो जिसमें कथा का बंधन हो। प्रबंध शब्द में बंध शब्द कथा का वाचक है, कथा के बंधन का वाचक है। इसलिए प्रबंध काव्य में कोई कथा प्रारंभ से लेकर के अंत तक चलती है, इसलिए उसको प्रबंध काव्य कहते हैं। दूसरा है मुक्तक। मुक्तक उसे कहते हैं जिसमें कथा का कोई बंधन नहीं रहता है। जैसे तुलसीदास की कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, सूरदास के जितने पद हैं, कबीरदास के पद, ये सभी मुक्तक के अंतर्गत आते हैं। इसमें कोई कथा का बंधन नहीं चलता है, कोई लगातार कथा नहीं चलती है। रहीम के पद जो दोहे आएंगे वे भी मुक्तक में आएंगे। मुक्तक काव्यकारों की संख्या प्रबंध कवियों से अधिक है। तो प्रबंध और मुक्तक कथा की बंधन की दृष्टि से श्रव्य काव्य के दो भेद हुए, एक प्रबंध और दूसरा मुक्तक। अब प्रबंध में भी दो प्रकार के हैं। यानी कथा का बंधन जो शुरू से लेकर के आखिर तक चले, प्रारंभिक जीवन से अंतिम अवस्था तक जो कथा चलती है उसे प्रबंध कहते हैं। उसे महाकाव्य कहेंगे। जो आरंभ से लेकर के अंत तक कथा चलेगी प्रबंध काव्य के अंतर्गत, उसे महाकाव्य कहेंगे। जैसे रामचरितमानस। रामचरितमानस में राम के जन्म से लेकर के राम के राम राज्य वर्णन तक कथा चलती है। बाल्यावस्था से राजगद्दी प्राप्त करने के पश्चात कथा चलती है।
इसलिए उसे महाकाव्य कहेंगे। पद्मावत भी महाकाव्य है, जिसमें राजा रत्नसेन और उनके नागमती पद्मावती दोनों रानियों से प्रेम की कथा प्रारंभ से लेकर के अंत तक चलती है, और अंत में राजा रत्नसेन मारे जाते हैं। उनकी दोनों धर्मपत्नियां सती हो जाती हैं, इसलिए कथा का अंत वहाँ पर होता है। यानी कथा शुरू से लेकर के दोनों रानियों के सती होने तक चलती है, इसलिए वह कथा महाकाव्य के अंतर्गत आएगी। कथा का बंधन प्रारंभ से लेकर के अंत तक चलता है, इसलिए उसे महाकाव्य कहा जाएगा। कामायनी में चिंता से लेकर के आनंद तक कथा चलती है, वह भी महाकाव्य है। इसी दृष्टि से जो महाकाव्य के विपरीत, यानी किसी एक खंड जीवन का वर्णन जिसमें हो, उसे खंड काव्य कहेंगे। खंडित जीवन का वर्णन, महाकाव्य में पूर्ण जीवन का वर्णन और खंड काव्य में खंडित जीवन का वर्णन, इसलिए खंडित जीवन के वर्णन को खंड काव्य कहते हैं। जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने 2 पुस्तकों की रचना की, और वे दोनों पुस्तकें खंडित जीवन की अभिव्यक्ति वाली हैं। पहला है जानकी मंगल, दूसरा है पार्वती मंगल। यानी राम और सीता के जीवन का एक खंडित अंग, खंडित भाग, यानी विवाह के प्रसंग का ही उसमें वर्णन है। पूरे जीवन का उसमें कोई उल्लेख नहीं है। उसी ढंग से शिव और पार्वती के विवाह का प्रसंग पार्वती मंगल में है, इसलिए वह भी एक खंड काव्य है। जयद्रथ वध, पंचवटी आदि काव्य जो हैं वे खंड काव्य हैं। जयद्रथ वध में पूरे महाभारत की कथा नहीं है, सिर्फ जयद्रथ के द्वारा अभिमन्यु के षड्यंत्र पूर्वक हत्या और उसके बाद प्रतिकार स्वरूप जयद्रथ के वध के पश्चात उस कथा का अंत होता है, इसलिए वह खंडित जीवन की ही अभिव्यक्ति है, अतएव उसे खंड काव्य कहेंगे। अब मुक्तक के अंतर्गत आए। मुक्तक वह है जो कथा के बंधन से मुक्त रहता है। मैंने पहले बताया था कि श्रव्य काव्य के 2 भेद होंगे, एक प्रबंध और दूसरा मुक्तक। प्रबंध माने कथा का बंधन जिसमें है वह प्रबंध। मुक्तक यानी जो कथा के बंधन से मुक्त है। तो मुक्तक भी 2 प्रकार के माने जाते हैं, और वो है एक पठ्य है और एक गेय है। यानी मुक्तक ऐसे जो पढ़ने के लायक हों, जिनमें गीतात्मकता नहीं हो, तो वे पाठ्य माने जाएंगे, और जो गेय हैं वे गेय के अंतर्गत मुक्तक आएंगे। जैसे पूरा सूरसागर टेक युक्त गेय पद शैली में है। कबीरदास के जो निर्गुण के पद हैं वे गेय पद शैली में हैं। विनय पत्रिका पूर्णतः गेय पद शैली में है, लेकिन मुक्तक है। इस प्रकार ये मुक्तक गेय कहलाएंगे। यानी मुक्तक के 2 भेद,
एक पाठ्य और दूसरा गेय। तो गेय के अंतर्गत टेक युक्त गेय पद शैली वाले जितने भी मध्यकालीन हिंदी साहित्य में काव्य आते हैं, उसमें सूरदास के पद, कबीरदास के पद, तुलसीदास की विनय पत्रिका के पद, ये सभी आएंगे जो गेय हैं, जिनमें गीतात्मकता है। इसके अतिरिक्त जो पाठ्य हैं, जिन्हें पढ़ा जा सकता है, वैसे भी काव्य हैं मुक्तक, जैसे निराला जी की विधवा कविता, भिक्षुक कविता, वह तोड़ती पत्थर कविता, ये सभी कविताएं गेय नहीं हैं, ये पाठ्य हैं लेकिन मुक्तक हैं। इसलिए ये सभी मुक्तक पाठ्य में आएंगी। पाठ्य में भी महाकाव्य खंड काव्य के अतिरिक्त प्रबंध काव्य में एक आख्यान गीतियाँ आती हैं, उनमें भी एक कथा के माध्यम से गीत का वर्णन आया है, इसलिए उनको आख्यान गीतियाँ कहा गया है। आख्यान गीतियों के अंतर्गत रंग में भंग, विकट भट्ट, झांसी की रानी इत्यादि आख्यान गीतियाँ आएंगी। जैसे झांसी की रानी की वीरता के बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता लिखी थी, वह आख्यान गीतियाँ के अंतर्गत आएंगी। वे प्रबंध में ही हैं, कथा का उसमें बंधन चलता है। बुंदे लेहर बोलो की मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, वीरों का कैसा हो बसंत। ऐसी कविताएं कथा के बंधन में तो चलती हैं, लेकिन वे आख्यान गीतियां कहलाती हैं। इस प्रकार प्रबंध के 3 भेद हुए, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यान गीतियां। मुक्तक के 2 भेद हुए, पाठ्य और गेय। इसी प्रकार से दृश्य काव्य में वे काव्य आते हैं जिनको देखा जाता है, यानी जिनका मंचीकरण हो, जिनका प्रदर्शन रंगमंच पर हो, ऐसे काव्य को श्रव्य काव्य कहा गया। और इस श्रव्य काव्य ने ऐसे को दृश्य काव्य कहा गया। और दृश्य काव्य का अर्थ है जिसको देखा जा सके। तो नाटक, एकांकी, त्रोटक, प्रहसन, सट्टक इत्यादि जितने भी आएंगे वे दृश्य काव्य के अंतर्गत आएंगे। अब तो तकनीकी विकास के कारण एकल पात्र अभिनय की भी परंपरा चल पड़ी है। जैसे आधे अधूरे में एक ही पात्र के द्वारा दूसरे पात्रों के बारे में बताया जाता है, इसलिए आधे अधूरे एक नई प्रणाली का दृश्य काव्य है। बहुत से नाटक हैं, लंबे लंबे प्रसंग उनमें चलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो एक अंक में ही आबद्ध हो गया, उस एक अंक में ही
जो दृश्य काव्य आता है उसको एकांकी कहते हैं। जिसमें हंसी या परिहास का ज़्यादा उल्लेख हो वह प्रहसन कहलाता है। इस प्रकार दृश्य काव्य उन्हें कहा जाएगा जिनको देखा जा सके। नट धातु का अर्थ होता है नृत्य करने वाला, या नाट्य शब्द बना है जिसका अर्थ होता है प्रदर्शन करना या दिखाना। अभिज्ञान शाकुंतलम में नाटयति शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी वह दिखाता है। तो नाटक में जो दृश्य काव्य का एक अंग है, यानी दृश्य काव्य का जो श्रेष्ठ भाग है, जो श्रेष्ठ भेद है, वह नाटक है। तो नाटक में नट धातु से जो व्युत्पन्न हुआ है, नट का अर्थ होता है प्रदर्शन करना, दिखाना, नृत्य करना। इसी कारण जो नृत्य करने के श्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं उनको नटराज कहा जाता है, अर्थात शंकर। तो दृश्य काव्य के अंतर्गत कई प्रकार के भेद आएंगे। उसमें रूपक है, त्रोटक है, प्रहसन है, एकांकी है, भाण है इत्यादि। इस प्रकार पुनः यदि काव्य के भेद का निरूपण किया जाए तो काव्य के मुख्य रूप से दो भेद हुए, एक श्रव्य और दूसरा दृश्य। श्रव्य काव्य के अंतर्गत प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध उसे श्रव्य काव्य कहा गया जिसमें कथा का बंधन चले। मुक्तक उसे कहा गया जिसमें कथा का कोई बंधन नहीं हो। और प्रबंध काव्य के दो भेद हुए, एक पूरे जीवन की जिसमें कथा चले वह महाकाव्य है, दूसरा खंड काव्य कहा जिसमें खंडित जीवन का प्रसंग चले वह खंड काव्य है। तो प्रबंध काव्य के भेद में महाकाव्य का क्षेत्र व्यापक होता है, उसकी पुस्तक बड़ी होती है और उसमें कथा आद्योपांत चलती है। तो महाकाव्य में हमारा साकेत आ जाएगा, कामायनी आएगी, रामचरितमानस आएगा, पद्मावत आएगा, हरिऔध का प्रिय प्रवास आएगा। ये सभी जितने काव्य हैं वे महाकाव्य हैं। एक लंबा प्रसंग चलता है। लेकिन खंड काव्य में एक खंडित जीवन के अंश का वर्णन होता है, उसमें पूरी लंबी कथा नहीं चलती, एक खंडित कथा चलती है, इसलिए उसे खंड काव्य कहेंगे। और खंड काव्य के अंतर्गत आपको पंचवटी है, जयद्रथ वध है, गंगा अवतरण है, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम ललान हचू इत्यादि जो एक खंडित जीवन के अंश का वर्णन करते हैं वे खंड काव्य के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त प्रबंध काव्य में तीसरा भेद है, वह आख्यान गीतियाँ, जिसमें एक कहानी के साथ गीतात्मकता के साथ कोई कविता रची जाए, उन्हें
आख्यान गीतिया कहेंगे, और इसमें रंग में भंग, विकट भट और झांसी की रानी जैसी जो भी रचनाएं आएंगी वे आख्यान गीतियां में आएंगी। इनके अतिरिक्त यदि मुक्तक को देखा जाए तो मुक्तक उसे कहेंगे, यानी जो श्रव्य काव्य है। श्रव्य काव्य में दो ही भेद हुए मुख्य रूप से, प्रबंध और मुक्तक। मुक्तक उसे कहा जाएगा जिसमें कथा का बंधन नहीं हो, कथा के बंधन से जो मुक्त हो वह मुक्तक है। और उस मुक्तक में दो प्रकार के भेद होंगे, एक पाठ्य मुक्तक और दूसरा गेय मुक्तक। तो जो टेक युक्त गेय पद शैली वाले हैं मुक्तक, यानी पूरा सूर सागर गेय मुक्तक का श्रेष्ठ उदाहरण है। विनय पत्रिका का उत्तरार्ध गेय मुक्तक, उसमें टेक युक्त गेय पद शैली चलती है, उसके प्रारंभ में भी गीतात्मकता है, तो वह मुक्तक है और गेय मुक्तक है। लेकिन कुछ ऐसे भी मुक्तक आए जिनको एक कथा के बंधन से मुक्ति तो है लेकिन गीतात्मकता नहीं है, इसलिए उन्हें पाठ्य मुक्तक कहेंगे। और पाठ्य मुक्तक के अंतर्गत भिक्षुक, वह तोड़ती पत्थर, विधवा इत्यादि कविता आएंगी। जैसे जो कुछ निराला की रचनाएं हैं, कुछ जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, वे सभी पाठ्य मुक्तक के अंतर्गत आएंगी, उनमें गीतात्मकता नहीं है। हाय मृत, जैसे ताज कविता है सुमित्रानंदन पंत की, हाय मृत्यु का ऐसा अपार्थिव पूजन। तो इन कविताओं में गीतात्मकता नहीं है, और गीतात्मकता नहीं होने के चलते इन कविताओं को